हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हम जब कोई इंडक्शन प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, उसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होता है या फिर एनर्जी कन्वर्शन कैसे होता है वो हमें देखना है। हम कोई मैकेनिकल वर्क करेंगे और उससे उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई एनर्जी प्रोड्यूस होती है क्या, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करूँ इससे पहले मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ, वो है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है वो इंडिया बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस पे आपको बहुत सारे फील्ड्स के बारे में टीच करा जाता है। इसका एक एडवांटेज ऐसा है कि आप आपकी मन चाही लैंग्वेज में आपको जो सीखना है वो आप सीख सकते हो। इसमें आपको क्या क्या एडवांटेज हो गए, आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो टीचर्स के साथ रियल टाइम में। ठीक है, टीचर्स लोगों के साथ लाइव चैट करके आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्स आपकी कंडक्ट करी जाती है। बहुत सारे एडवांटेजेस है आपको इसके साथ में मिलने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है जो कि बहुत ही कम कीमत में अवेलेबल है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो और अनअकैडमी का जो बेनिफिट्स है वो लेना चाहते हो तो आप मेरा कोड जो है VKR वो यूज करना। अगर आप VKR कोड यूज करते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी के जो एडवांटेजेस है जो मैंने बताए और उसके अलावा जो भी है वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ये था अनअकैडमी के बारे में। अभी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। चलो दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा है फैराडे लॉ क्या थे, उसके बाद में लेंज लॉ पढ़ा था। लेंज लॉ के बाद में हमने पढ़ा था मोशनल EMF। ठीक है, जब कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उसमें जो EMF इंड्यूस होता है वो हमने देखा था। उस कंडक्टर को हमने ट्रांसलेशनल मोशन भी दिया था और रोटेशनल मोशन भी हमने उसको दिया था। आज का टॉपिक है इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, तो बिना देर करे इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड जो मैं पोर्शन बता रहा हूँ, ये डॉटेड पोर्शन होगा आपका फील्ड का बाउंड्री। ठीक है, उसके आगे आपका कोई भी फील्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम ड्रॉ कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक कॉइल लेंगे। ठीक है, जो कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होगी, जिसमें से क्या फ्लो हो सकेगा, जिसमें से हमारा करंट फ्लो हो सकेगा। सही है, वो कॉइल है ऐसे, ये रही वो कॉइल। ठीक है, ये जो कॉइल है वो क्लोज्ड कॉइल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें करंट फ्लो कराना है कॉइल से तो सर्किट का क्लोज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कॉइल को हम क्या देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो अभी देखना वही चीजें हम पढ़ेंगे जो इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ी थी। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये जो है जैसे जैसे हमारी कॉइल उधर जाएगी वैसे वैसे जो एरिया, मान लो ये डिस्टेंस इतना है, ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक x, और ये जो है ये जो उसका कॉइल का जो ब्रेड्थ है, लेकिन जिसको हम डिनोट करेंगे अभी कैपिटल L से। सही है, जैसे जैसे ये कॉइल जो है इस डायरेक्शन में जाती जाएगी वैसे वैसे उस कॉइल का एरिया विद इन द फील्ड, उस कॉइल का एरिया विद इन द फील्ड जो है वो एरिया कम कम होते जाएगा। हमको मालूम है फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। चलो ये है मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, धीरे धीरे। और एरिया क्या है, इनिशियल एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यहां से यहां तक था x, क्योंकि इतना ही एरिया है ना, हम इतना ही एरिया लेंगे, ये इतना एरिया, ये बाकी का तो ऑलरेडी बाहर है, उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। फ्लक्स जितने कॉइल के एरिया से लिंक है उतना ही हम एरिया लेंगे, तो उसके लिए लेंथ इतना है x हो जाएगा, यहाँ से इतना x लेंथ है और यहाँ से इतना L ब्रेड्थ है, तो x इंटू L। ये है हमारा इनिशियल एरिया जिसके साथ में हमारा फ्लक्स लिंक था। लेकिन उसके बाद में क्या हो रहा है, v इतनी वेलोसिटी से हम इस कॉइल को उधर लेके जा रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपका एरिया कम होगा। जैसे ही आपका एरिया कम होगा आपका फ्लक्स भी क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। जैसे ही आपका फ्लक्स कम होने लग जाएगा मतलब क्या, फ्लक्स चेंज होने लग जाएगा। और फ्लक्स का जो चेंज होना है
वही हमारा रीजन है क्या इंड्यूस होने के लिए, ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? जब भी कोई फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, फ्लक्स होना जरूरी नहीं है, फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। जैसे ही फ्लक्स में चेंज होने लग जाएगा हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, उसको हम डिनोट करते हैं या फिर उसका फॉर्मूला है डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ये है फैराडे का लॉ, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो अभी फ्लक्स कैसे चेंज होगा? फील्ड तो हमारी चेंज नहीं हो रही है, एरिया चेंज हो रहा है। एरिया चेंज हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे, देखो मैं अभी डी फाई को लिखता हूँ, बी तो एज इट इज रहेंगी, हमारा एरिया चेंज होगा तो चेंज इन एरिया, क्या एरिया कम कम होगा। सही है, अगर मैं इसको dx जितना डिस्टेंस मूव कराता हूँ, ठीक है, x इतना डिस्टेंस है, और अगर मैं इतना dx इतना उसको ले जाता हूँ तो dx इतना जो लेंथ है वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से एरिया कम हो जाएगा। अब ये x इंटू एल है, सही है। अभी अगर मैंने ये जो इतनी लेंथ है ना dx बाहर निकाल दी तो ये dx बाहर निकल जाएगी और ये लेंथ मतलब इतना एरिया हमारा बाहर निकल जाएगा। कितना एरिया बाहर निकल जाएगा? ये कैपिटल एल इंटू डी एक्स, इतना एरिया क्या हो जाएगा फिर बाहर। अगर मैंने इतना dx इतना डिस्टेंस अगर इधर मूव कर दिया तो हम कितना डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो मैं dA लिखता हूँ, b l तो हमारा वही रहेगा, ठीक है, जितना डिस्टेंस हम उसको उधर मूव कराएंगे उतना प्रोपोर्शनेट हमारा एरिया कम हो जाएगा। एरिया कम हो जाएगा मतलब एरिया चेंज हो जाएगा, तो चेंज इन एरिया। बस अभी इसमें डालते हैं वैल्यू उसका, बी एल डी एक्स बाय डी डी फाई की वैल्यू है बी एल डी एक्स, ठीक है, तो हो गया बी एल बी। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा है, ये कोई नया बात नहीं, नई बात नहीं है, ठीक है। पिछली वीडियो में यहाँ तक तो हमने कंप्लीट देखा है, वैसे थे जैसा है वैसा ही मैंने उसको कॉपी किया है। अब ये जो है ईएमएफ जब इंड्यूस होगा और हमारी ये जो कॉइल है वो है क्लोज, तो जब ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है तो कॉइल में क्या फ्लो होने लग जाता है? कॉइल में करंट फ्लो होने लग जाता है। तो मैं अभी नीचे क्या करता हूँ, ये डॉटेड है, मैं इसी कॉइल का एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करता हूँ जिसमें करंट प्रोड्यूस होगा और ईएमएफ होगा। तो ये है हमारा वायर या फिर कॉइल, ये है उसका रेजिस्टेंस, ये है इसी का, ये जो कॉइल है ना इसी कॉइल का रेजिस्टेंस को मैं डिनोट करता हूँ आर से। अभी इसमें मुझे क्या करना है, करंट जो फ्लो होगी ना उसका डायरेक्शन बताना है। अभी इस कॉइल में करंट कैसे फ्लो हो सकता है? क्लॉकवाइज भी फ्लो हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी, सही है, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, ये कौन बोलेगा? ये बोलेगा लेंज लॉ, सही है। तो लेंज लॉ कैसे लगाएंगे वो आप देखो, यहाँ से हम इस कॉइल को ऐसे बाहर लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे फ्लक्स क्या होगा? धीरे धीरे फ्लक्स कम होगा। जो हमारा लेंज लॉ बोलता है वो क्या बोलता है कि जो रिजल्ट है वो कॉज को अपोज करता है। यहाँ पे कॉज क्या है? डिक्रीज इन फ्लक्स। तो जो करंट प्रोड्यूस होगा या फिर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो क्या ट्राई करेगा? वो फ्लक्स को डिक्रीज नहीं होने देगा, वो फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा, सही है। तो फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहेगा? एरिया तो हम कम कम करे जा रहे हैं उसका, सही है, एरिया जो है वो कम कर रहे हैं, तो वो ट्राई करेगा क्या बढ़ाने का? बी बढ़ाने का ट्राई करेगा, ताकि फ्लक्स में चेंज ना हो। यहाँ पे फ्लक्स का चेंज क्या है? फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए लेंज लॉ के हिसाब से क्या होगा? इस कॉइल में ऐसा करंट फ्लो होगा जो आपकी फील्ड को बढ़ाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। फील्ड कौन सी बढ़ाएगा? ये जो क्रॉस है ये क्या होती है? अंदर वाली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉइल के बाहर जाने की वजह से अंदर वाली फील्ड जो है ना वो कम हो रही है, तो ऐसा करंट हमको इंड्यूस करना पड़ेगा जो अंदर वाली फील्ड को बढ़ाए, सही है। तो उसके लिए जो रूल है हमारा राइट हैंड रूल, वो क्या बोलता है? अगर अंदर वाली फील्ड चाहिए तो कॉइल में से करंट कैसे फ्लो होना चाहिए? कॉइल में से करंट क्लॉकवाइज फ्लो होना चाहिए। तो यहाँ से करंट कैसे फ्लो होगा? यहाँ से करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ से करंट फ्लो कर दिया मैंने क्लॉकवाइज। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और यही डायरेक्शन होगी ईएमएफ की। तो ये उसका हम क्या बता सकते हैं? इक्विवेलेंट सर्किट बता सकते हैं। समझ में आ गया होगा इसमें क्लॉकवाइज करंट क्यों फ्लो होता है? क्योंकि एरिया कम होने की वजह से अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, उसकी वजह से फ्लक्स भी कम हो रहा है। फ्लक्स बढ़ाने के लिए उसको क्या बढ़ाना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ेगी उतने एरिया के अंदर की। फील्ड बढ़ाने के लिए क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। अंदर की फील्ड चाहिए हमको, तो करंट कैसा चाहिए? क्लॉकवाइज। अंदर की फील्ड कम हो रही थी, उसको बढ़ाना था।
ये रहा उसका सर्किट। सही है। हम अभी डील कर रहे हैं एनर्जी के साथ में। सही है। तो एनर्जी क्या है उससे पहले हम समझ लेते हैं। चलो इसका आई भी निकाल लेते हैं। आई मतलब करंट। करंट का फॉर्मूला सीधा है ओम्स लॉ के हिसाब से ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ईएमएफ है आपका बी एल वी और ये आ गया रेजिस्टेंस आर। ये काम में आने वाला है आपको। सही है। अभी हम क्या करते हैं, जो कॉइल है यहाँ का, ठीक है, इस कॉइल पे ना फोर्सेस लगेंगे। सही है। अभी क्यों फोर्सेस लगेंगे, अभी ये जो कॉइल है मान लो 4 कंडक्टर से बना है, सेम मटेरियल का। ये एक है हॉरिजॉन्टल, ये दूसरा हॉरिजॉन्टल, ये एक वर्टिकल और ये बाकी का वर्टिकल। हमें एक फोर्स लगाना पड़ता है इस साइड में, हमको कॉइल उधर मूव करनी है ना उस साइड में। जैसे जैसे हम कॉइल उधर मूव करते हैं ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। अब ये जो कंडक्टर्स है तीनों, ठीक है, ये तीनों कंडक्टर जो है, ये तीनों कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है और उन तीनों कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो उस कंडक्टर पे लगता है फोर्स, और उस फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू आई एल बार क्रॉस बी बार, where L bar is the length of that conductor और B bar is uniform magnetic field। सही है। और I क्या है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर में से जाने वाला करंट। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट देख के आपको समझ में आ रहा होगा, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो होगी इन दोनों को परपेंडिकुलर। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल ही है। और अभी यहाँ पे बहुत सारे रूल्स अलग अलग तरीके से बताए जाते हैं आपको। करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन के लिए एक ही रूल आपको ध्यान में रखना है, वो है राइट हैंड पाम रूल। और राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है, हम सबसे पहले करेंगे ऊपर वाले के लिए, ठीक है, इसको बोल देंगे फर्स्ट फेस, इसको सेकंड, इधर वाले को थर्ड। फर्स्ट का सोचते हैं कि फर्स्ट जो कंडक्टर है उस पे फोर्स कैसे लगेगा। यहाँ पे 3 वेक्टर देखने हैं हमको, एक है एल बार, दूसरा है बी बार, तीसरा है एफ बार। एल बार की डायरेक्शन मतलब करंट की डायरेक्शन, आई एल बार, इसको टोटल बोलते हैं करंट एलिमेंट। पिछले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है हमने इसको, ठीक है। तो देखना हम क्या करेंगे, राइट हैंड लेंगे, ये जो फिंगर्स है, ये फिंगर्स को हम किसकी डायरेक्शन में रखेंगे, फिंगर्स को हम फील्ड की डायरेक्शन में, तो फिंगर्स अंदर चलेंगे, ठीक है। इस थंब को किसकी डायरेक्शन में रखेंगे, इस थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में एक्चुअली, ठीक है। तो ये फिंगर्स अंदर, करंट इधर जा रहा है तो थंब उधर जाएगा। तो ये जो आपका पाम है ना नीचे वाला, ये वाला जिस डायरेक्शन में होगा वो डायरेक्शन क्या होगी आपकी फोर्स की। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है, ऊपर वाला, उसको बोल देते हैं F1। समझ में आ रहा है। फिंगर्स फील्ड की डायरेक्शन में, थंब करंट की डायरेक्शन में, तो ये जो पाम है वो फोर्स की डायरेक्शन में। अब यहाँ पे क्या होगा, नीचे वाले पे करंट इस डायरेक्शन में, फिंगर्स अंदर, थंब करंट की डायरेक्शन में, ये पाम नीचे के डायरेक्शन में, तो फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा नीचे। यहाँ पे क्या होगा, करंट ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो फिंगर्स अंदर, करंट ऊपर, फिंगर्स अंदर, करंट ऊपर, फोर्स किधर लगा है, ये पाम किधर है, इधर है, तो फोर्स लगा ये, इसको मैं बोलता हूँ सिर्फ F। अभी देखना क्या होगा, ये F1 और F2 दोनों की लेंथ सेम है, दोनों में से पास होने वाला करंट भी सेम है, तो दोनों इस फेसेस पे, इन दोनों साइड्स पे लगने वाले फोर्सेस जो होंगे वो सेम होंगे। तो F1 एंड F2 दोनों सेम होने की वजह से और अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो कैंसिल कर देंगे। सही है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा इसका, ये जो कॉइल है इसको वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकल वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, वो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा 0। सही है। अभी सुनो, जो एक ही अनबैलेंस्ड फोर्स है, ओनली वन बैलेंस्ड फोर्स इज F। कौन सा वाला है, F, और उसका डायरेक्शन कैसा है, इस डायरेक्शन में। तो अगर हमें इस कॉइल को उधर मूव करना है तो कॉइल आसानी से मूव नहीं होने वाली, ठीक है। हमको
कॉइल के इस फेस पे इधर के साइड जाने वाला एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये जो फील्ड का फोर्स है कॉइल को इधर खींचेगी, सही है। हमको उतना ही अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, उतना ही, ताकि हम इसको क्या कर सके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करा सके धीरे धीरे, सही है। तो हमको ये वाला फोर्स निकालना है, तो फोर्स आ जाएगा आई एल बी। मैग्नीट्यूड जो है ऐसा लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आई एल बी साइन थीटा लिखते हैं, लेकिन हमको मालूम है आई एल और बी इनका एंगल कितना है 90 डिग्री, सही है। फील्ड अंदर है, करंट इधर है, 90 डिग्री एंगल है, साइन 90 होता है 1, देयरफॉर मैं एफ को डायरेक्ट लिखता हूँ आई एल बी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो अभी आपको क्या करना है, आई एल बी, एल यहाँ पे अपन ने कैपिटल लिया है ना, तो कैपिटल ले लेते हैं, सही है। यहाँ पे भी आ जाएगा कैपिटल, ठीक है। अभी सुनो, फोर्स हमने निकाल लिया, अभी बात ये है मैकेनिकल वर्क के बारे में करते हैं। मैकेनिकल वर्क क्या होता है? मैकेनिकल वर्क का सिंपल फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। और मैकेनिकल जो पावर है, मैकेनिकल पावर क्या होती है? मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क अपॉन टाइम तो मतलब है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो फोर्स इनटू वेलोसिटी डॉट प्रोडक्ट। अभी दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, पावर को कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो फोर्स और वी उनके बीच में क्या होगा, हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा। तो देखो हमारे पास फोर्स है, सही है, और हमारे पास ये भी है, वेलोसिटी भी है, और उन दोनों, इसको हम कैसे लिखते हैं, एफ वी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। अभी फोर्स हमको कौन सी डायरेक्शन में लगाना है, इसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी कौन सी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में। तो हमको दो ऐसे पैरेलल वेक्टर्स है, उनके बीच का एंगल थीटा 0 लेना है, एंगल थीटा 0 ले लेंगे, और क्या रहेगा फिर आंसर, cos 0 होता है 1, तो आ जाएगा फाइनल आंसर एफ। तो एफ मालूम है, वी मालूम है, तो हमको मैकेनिकल पावर मिल जाएगा। यहाँ पे लिखता हूं मैं मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर है एफ इंटू वी इज इक्वल टू, फोर्स है आपका आई एल वी और वी है वी। आई की वैल्यू यहां से डाल देते हैं, बी एल वी अपॉन आर, ये सिर्फ आई हुआ है अभी तक, और ये बाकी आएगा एल बी और बाद में वी। आई है इतना पूरा, एल बी वी एल बी वी। बस इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। नीचे का दिखेगा क्या आपको? ओके, ये हो जाएगा, देखो बी इंटू बी बी स्क्वेयर, एल इंटू एल एल स्क्वेयर, वी इंटू बी वी स्क्वेयर, सही है, अपॉन आर। तो ये हो जाएगा आपका मैकेनिकल पावर। एक बार फॉर्मूला चेक कर लेता हूं मैं, सही है। तो मैकेनिकल पावर का जो फॉर्मूला है वो है बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन आर, ठीक है। तो ये हमने कहा कौन सी डेफिनेशन से करा, ये हमने सिंपल मैकेनिकल पावर कैलकुलेट करा है। मैकेनिकल पावर कब है, जब हम कुछ मैकेनिकल वर्क कर रहे थे, सही है। तो अभी हमें इस मैकेनिकल पावर का जो कन्वर्शन होगा, ठीक है, फील्ड में कौन सी एनर्जी इसकी प्रोड्यूस होगी, इतना अगर हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। अभी मैकेनिकल वर्क हमें क्यों करना पड़ा, तो सिंपल है, ये जो है फोर्स, फील्ड का फोर्स, इस कॉइल को इधर नहीं जाने देगा, अपने आप एक कॉइल उधर नहीं जाएगी, हमको इधर ऐसा अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स, तो वही ये वाला फोर्स, ठीक है। इधर इतनी डायरेक्शन में यही फोर्स लग रहा है, अगर हमको धीरे धीरे इस डायरेक्शन में मूव कराना है तो इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये है इधर वाला, हम लगाएंगे इधर वाला मैग्नीट्यूड से, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, वेलोसिटी भी इधर की है, तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा 0 डाल देंगे, एफ वी, सही है। तो ये हो गया मैकेनिकल पावर जो हमने दी है। अभी इस मैकेनिकल पावर का कन्वर्शन किसी फैक्टर में होता है या कौन सी एनर्जी में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, वो देखते हैं।
छोटा सा है, सिंपल है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम देखेंगे कि इस मैकेनिकल वर्क का कन्वर्शन कैसे होता है और किस में होता है। चलिए दोस्तों, अब भी हमने देखा कि मैकेनिकल पावर जो हमने सप्लाई की है, मैकेनिकल पावर सप्लाइड इज P is equal to B square L square V square upon capital R. R is the resistance of this wire. ठीक है, अभी हमें पता है अगर किसी कॉइल में से करंट फ्लो होता है या किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट हमें अभी पढ़ना है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर। ठीक है, उसका फॉर्मूला हमने देखा है H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। और हीट क्या है? हीट है एनर्जी E, where I is current, R is resistance and T is the time. T is time. हमने मैकेनिकल पावर करा है तो हम भी इससे क्या करते हैं? पावर निकालते हैं। तो पावर का फॉर्मूला मालूम है, वर्क अपॉन टाइम मतलब एनर्जी अपॉन टाइम ही होता है। तो पावर लिखेंगे हम रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी और रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी एक ही बात है, उसको हम बोलते हैं पावर। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है? एनर्जी। तो एनर्जी अपॉन टाइम क्या हो गया? पावर। तो पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी। तो पावर आ जाएगा E अपॉन टी। तो यह आ जाएगा I स्क्वायर आर टी अपॉन टी इज इक्वल टू I स्क्वायर आर। तो अभी हम क्या करते हैं ना, I स्क्वायर आर निकालते हैं। ठीक है, अभी हम निकाल रहे हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी। तो I स्क्वायर आर, I स्क्वायर की वैल्यू अब भी देखी हमने, EMF अपॉन रेजिस्टेंस। EMF का फॉर्मूला था बी एल वी अपॉन आर, उसका स्क्वायर इंटू आर। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू ये बाहर वाला आर। इसको सॉल्व करो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, देयरफॉर फाइनल वैल्यू आ जाएगा पावर का, वो होगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। ये है हमारा सेकंड इक्वेशन मान लो। ठीक है, और ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिया वो मैकेनिकल के फॉर्मूले से लिया। मैकेनिकल पावर वाला फॉर्मूला हमने यूज किया था। मैकेनिकल पावर वाला फॉर्मूला था फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करा था तो ये आंसर आया। और ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये अलग तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स हम देख रहे हैं कि अगर कोई कंडक्टर में से करंट पास होता तो हीटिंग इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट हमको मालूम है I स्क्वायर आर टी, वो है एनर्जी। हीट मतलब एनर्जी। हमको पावर कैलकुलेट करना है तो एनर्जी अपॉन टाइम, जो कि फॉर्मूला है। एनर्जी अपॉन टाइम हम जैसे करते हैं I स्क्वायर आर आ जाता है। I की वैल्यू मालूम है, इस कॉइल में से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू, तो बस I की वैल्यू हमने डाल दी, सॉल्व करते गए तो सीधा आ गया हमारा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी, जो है हमारा हीट पावर। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो भी हम मैकेनिकल वर्क कर रहे थे कॉइल को मोशन देने में, वो मैकेनिकल वर्क का कन्वर्शन हुआ है। उस मैकेनिकल वर्क का कन्वर्शन हो गया है कौन सी एनर्जी में? हीट एनर्जी में। तो बस वही हमको कन्वर्शन पढ़ना था, वही हमको ये ट्रांसफर पढ़ना था। इंडक्शन हुआ किसका? ईएमएफ का और करंट का। उस इंडक्शन की वजह से कोई एनर्जी प्रोड्यूस हुई क्या फील्ड में? तो जरूर हुई है। जब हम मैकेनिकल वर्क करते थे, ठीक है, फ्लक्स चेंज करने के लिए, तो जो ईएमएफ या करंट इंड्यूस होता था उसकी वजह से हीटिंग एनर्जी या फिर हीट एनर्जी क्या हुई है? फील्ड के अंदर प्रोड्यूस हुई है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं मैकेनिकल वर्क और मैकेनिकल पावर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द हीट। ठीक है, और फिर मैकेनिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो यही है हमारा फील्ड के अंदर का एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।